अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सियासी साइकिल चलाई है। साइकिल के सहारे एक बार फिर से सत्ता का पत्ता फेंटा है। लेकिन यूपी में एक बात कही जाती है ना कि सत्ता का पत्ता कभी सीधे हाथों से फेंटा नहीं जाता है। साइकिल चली तो है, लेकिन कहां तक पहुंचेगी, साइकिल में कितनी हवा है, क्या वाकई में आगे तक जाएगी या फिर पंक्चर हो जाएगी। और एक ऐसे दिन में ये साइकिल यात्रा की शुरुआत हुई है जिस दिन जनेश्वर मिश्र, बड़े समाजवादी नेता, उनकी जयंती भी रही, यानी 5 अगस्त के दिन। अखिलेश यादव को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि साइकिल के जरिए एमवाई समीकरण को कैसे साधना है। अखिलेश ये भी जानते हैं कि अगर जनेश्वर मिश्र की जयंती पर यह साइकिल यात्रा निकली है और प्रबुद्ध विचार सम्मेलन किया जा रहा है, प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है ब्राह्मणों को रिझाने के लिए, तो फिर इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। अखिलेश यादव को बहुत अच्छे से याद है कि इसी तरह की साइकिल यात्रा निकाली थी और 2012 में सत्ता के सिंहासन पर पहुंचे थे और तब यह कहा गया था कि टीपू बना है सुल्तान, क्योंकि अखिलेश यादव का जो प्यार का नाम है वह है टीपू। नमस्ते, मैं राशिद। पहली तस्वीर सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएं, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट जिसमें अंदर की खबर है, रिपोर्ट जिसमें मायने हैं, रिपोर्ट में जिसमें सियासत है, और इस सियासत में आखिरकार कितनी अदावत है, कितनी मोहब्बत है, और अखिलेश की साइकिल कहां तक दौड़ी, अखिलेश ने कैसे पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी को कोसा, यूपी की सरकार को कोसा और हिसाब लेने की कोशिश की। हिसाब कोरोना पर, हिसाब महंगाई पर, हिसाब किसान पर, हिसाब किसान कानून पर और हिसाब महिला सुरक्षा को भी लेकर के। लेकिन हां, अखिलेश यादव की जबान एक जगह फिसली भी, जहां पर अखिलेश यादव ने यह कहा कि महिला सुरक्षा के मामले में यूपी नंबर 1 हो गया है। किसी ने कान में कहा गलत बोल गया आप, तो फिर ऐसे में अखिलेश ने फिर कहा महिला असुरक्षा के मामले में नंबर 1 उत्तर प्रदेश हो गया है। लेकिन साइकिल यात्रा के जरिए क्या सत्ता मिलेगी अखिलेश को, यह साइकिल यात्रा कितनी काम आएगी, और अगर प्रबुद्ध सम्मेलन किया जा रहा है ब्राह्मणों को रिझाने के लिए, तो बहुजन समाज पार्टी ने इसे नाटकबाजी करार क्यों दिया है। रिपोर्ट देखिए। अखिलेश का सियासी पत्ता, साइकिल से मिलेगी सत्ता। अखिलेश की साइकिल सवारी 2022 की आ गई बारी। तो 2022 का चुनाव 8 महीने दूर है, लेकिन सियासत की धमक ऐसी है कि यूपी में सियासी पारा अभी से उछाल मार रहा है। अखिलेश यादव का समाजवाद फिर साइकिल पर है। सत्ता का पत्ता कभी सीधे हाथों से नहीं फेंटा जाता। अखिलेश भी ये जानते हैं। साइकिल यात्रा शुरू है, लेकिन इस बार साइकिल यात्रा पर ब्राह्मण वोट बैंक का मुलम्मा भी है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जो वादे किए थे किसान के आय के 2 गुना होना, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट के बहाने न जाने कितने आयोजन हुए, आज इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया। बार का दिन एसपी के लिए कई मायनों में खास रहा। एसपी के वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती, और इसी मौके पर लाल टोपी धारियों ने कहीं साइकिल यात्रा निकाली तो कहीं ब्राह्मण सम्मेलन भी किया। 4.5 साल से अफसारी हुए, काम कहाँ हुआ है, विकास कहाँ हुआ है, लोगों को डराया है, लोगों को अपमानित किया है, लोगों को जेल भेजा है। इस सरकार ने काम नहीं किया है, केवल झूठ बोला है। साइकिल से योगी को टक्कर, जाति का क्या है चक्कर। 400 का टारगेट, साइकिल से 2022 का मामला सेट। 22 की बाइसिकल ब्राह्मण वोटों के लिए गए निकाल। लखनऊ की ये तस्वीर देखिए। यूपी में सत्ता की लड़ाई ऐसी हो चली है कि समाजवादी ने साइकिल पर ही चढ़ाई कर दी और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिस तरह योगी और मोदी सरकार पूरे देश में किसानों की खेती को बेच रही है, ऐसा काला कानून लाई है जिसमें किसान अपने ही खेत में मजदूर बनने जा रहा है। अब जरा उत्तर प्रदेश की सियासत की एक नई तस्वीर को भी देख लीजिए। ये तस्वीर बलिया की है, जहां एसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। ये कोई तस्वीर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा सियासी संदेश है। कुछ ही महीनों में यूपी का विधानसभा चुनाव है और हर सियासी दल की कोशिश यही है कि वो कैसे ब्राह्मण वोट को
अपनी ओर करें। घटनाएं घटी ब्राह्मणों की, सब में प्रमुख सभा ने लड़ाई लड़ी है। 6 जगह मेरी खुद की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग लगातार लड़ते रहे समाज के लोगों के लिए। ये बसपा आज वोट की राजनीति कर रही है। जिन्होंने नारे लगाए थे तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते जा, ये उत्तर प्रदेश की जनता जान रही कि क्या हो रहा है। ये वोट के सौदागर हैं। चाहे योगी हो या फिर मोदी, ब्राह्मणों को भगवान से सम्मान देते हैं। ब्राह्मण बीजेपी के लिए वोट बैंक नहीं, और यही वजह है कि यूपी में अब विपक्षी दलों को लगने लगा है कि जब तक उनके खाते में ब्राह्मण वोट नहीं आएगा, उनकी दाल गलने से रही। इतना ही नहीं, यूपी में ब्राह्मणों को बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता है और सत्ता में वापसी के लिए एसपी ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कई अलग अलग बातें अखिलेश यादव ने की हैं। अखिलेश यादव ने यह कहा कि बीजेपी मैनिफेस्टो नहीं बल्कि मैनिफेस्टो बनाती है। और हाँ, यूपी की सियासत अगर आपको देखनी है ना, तो अलग अलग चश्मे से, अलग अलग नजरिए से आपको यूपी की सियासत देखनी पड़ेगी। एक ऐसी सियासत जिसमें मंडल भी है, कमंडल भी है, साइकिल भी है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी है, जाति की राजनीति भी है, धर्म की राजनीति भी है, और एक अलग अलग तरीके की राजनीति लेकर के लोग आते रहते हैं। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव ने चूंकि सूबे की सत्ता 2012 से लेकर के 2017 तक संभाली है, और यह भी कहा था कि काम बोलता है। अखिलेश यादव वो जिन्होंने राहुल गांधी का पिछले चुनाव में साथ पकड़ा और यह कहा कि यूपी के लड़के वाला एक टैग भी देने की अखिलेश यादव की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन यह फेल रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में आई है। अब योगी सरकार का यह कहना है कि हमने 4.5 साल में वो काम किया है जो कई दशक तक कोई सरकार कर नहीं पाई। लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हुए थक नहीं रहे अपनी साइकिल यात्रा के जरिए, अपने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए, कि यूपी वाकई में पीछे चला गया है। अखिलेश यादव का कहना। डिबेट को ओपन कर देते हैं हम। साक्षी दिवाकर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, शक्ति सिंह प्रवक्ता एसबीएसपी, देवेंद्र प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं, सतीश प्रकाश बीएसपी समर्थक मेरे साथ में जुड़े हैं। कपीश जी, पहला सवाल आपसे, क्या 2012 की तरह एक बार फिर से ख्वाब संजोए गए हैं कि साइकिल से ही मिलेगी सत्ता? अगर साइकिल से मिलेगी सत्ता तो सत्ता का पत्ता कितने हाथों से फेंटा जा रहा है? देखिए, सत्ता प्रतीकात्मक होता है कि किस चीज से मिल रहा है। हाँ। साइकिल निकली है तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेगी और इनके संकल्प पत्र का 1 से लेकर के 212 नंबर तक के पॉइंट का पोल खोलेगी और अपने 2012 से 2017 के बीच में किए गए जो विकास के काम हैं, जो स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया उत्तर प्रदेश के अंदर, जो चीजें लोगों को दी, वो हम उनके बीच लेकर के जाएंगे। ठीक है, हम उनके पास वो लेकर के जाएंगे जो हकीकत है। हाँ। जो जुमला नहीं। अच्छा, जो हकीकत से रूबरू कराएंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू कराएंगे कि उन्होंने जो समस्या के निदान के लिए डबल इंजन की सरकार इनके बहकावे में आकर के बनवाई थी, आज उसका क्या असर है? क्योंकि 15 साल तक इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता विहीन कर दिया था और देश के अंदर फील गुड हो रहा था, इंडिया शाइनिंग हो रहा था और गुब्बारा फूट गया। और फूटा ऐसा राशिद भाई हाँ। कि 10 साल तक उस गुब्बारे में गैस ली। नहीं, हर वक्त की राजनीति कपीश जी, हर वक्त की राजनीति अलग होती है ना। हर वक्त की राजनीति का एक अपना अलग मैकेनिज्म होता है। हर वक्त की राजनीति की एक अलग सोशियोलॉजी काम करती है, एक अलग पॉलिटिकल डायनेमिक्स काम करते हैं हर वक्त की राजनीति के। आप इंडिया शाइनिंग का वक्त जो है 2014 को 17 साल के बाद एक विधानसभा चुनाव में नहीं जोड़ सकते। एक सवाल और आपसे बनता है, इससे पहले कि मैं बाकी सभी पैनलिस्ट के पास में जाऊं, कपीश जी एक बात ये बताएं, एकाएक जनेश्वर बाबू कैसे याद आ गए? इसलिए क्योंकि जनेश्वर मिश्र वो थे, या इसलिए कि पक्के समाजवादी थे, पक्के लोहियावादी थे? एकाएक ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, ये कहां से, ये दिमाग कहां से आया? कई लोगों का ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से प्रबुद्ध विचार गोष्ठी कर रही है, वहीं से आपने आइडिया उठा लिया और एकाएक आपको जनेश्वर जी याद आ गए चुनावी वर्ष में। राशिद भाई, बड़ा मर्मस्पर्शी प्रश्न आपने हम लोगों के लिए कर दिया। देखिए, जिनका जुड़ाव दिल से होता है और वो हमारे संस्थापक सदस्य में से एक, हाँ। उन्होंने जो समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को दिया है उसको अविस्मरणीय है, उसको कोई भुला नहीं सकता। करेक्ट। शायद हमारे दिल के अंदर उनके लिए क्या प्रेम है वो हम मुंह से कह सकते हैं, लेकिन हम हनुमान तो नहीं है कि फाड़ करके दिखा दें कि उसके अंदर क्या है। लेकिन हमने जो उनके आदर्शों को मानक मानते हुए आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से लखनऊ में एक भव्य पार्क बनाया, जो स्वास्थ्य के लिए एक मानक है, जिसमें फिल्मों की शूटिंग भी होती है। दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की जनता और लखनऊ की जनता
उसमें स्वास्थ्य भी बनाती है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि प्रबुद्धजीवी वर्ग का सम्मेलन हम पहली बार करने जा रहे हैं। इसके पहले भी तमाम होते रहे, सिर्फ हमारी पार्टी में नहीं हुए। अच्छा, बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी किया है और बसपा ने भी किया, भाजपा ने भी किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को अखिलेश ने जो भी किया है ना प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर, वो नाटकबाजी नजर आती है। आगे मैं इस पर भी बात करूंगा। सतीश जी भी चूंकि मेरे साथ में है, लेकिन उससे पहले मैं साक्षी दिवाकर जी के पास में चलता हूं। साक्षी दिवाकर जी, अखिलेश यादव साइकिल लेकर के निकले, भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से ये साइकिल कौन सी है? ये रेसिंग साइकिल है, गियर वाली साइकिल है, बिना गियर वाली साइकिल है, इसका टायर कैसा है, इसकी चेन कैसी नजर आती है, इसकी व्हील कैसी है? क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ कहा है अखिलेश ने कहा बीजेपी मैनिफेस्टो नहीं मनीफेस्टो बनाती है। देखिए, अब जब चुनाव आ गए हैं तो ये जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो नए नए पैसे अजमाएंगे, नए नए सम्मेलन लेके जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 4 साल में जो अंतर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, कहाँ वो एक और बदहाल प्रदेश था, कहाँ वो दंगों के लिए जाना जाता था, कहाँ गुंडों के लिए जाना जाता था, भूमाफियाओं के लिए जाना जाता था। तो इस सबसे जो निकाल के लाया है वो भाजपा की सरकार ने निकाल के लाया। तो जनता इस सब चीजों को देख रही है। लेकिन अखिलेश तो कुछ और कह रहे हैं, जातिवादी साक्षी जी, लेकिन अखिलेश कुछ और कहते हैं। अखिलेश ने जितने आरोप लगाए ना, पूरी एक लिस्ट है, सुनिएगा मुझसे। अखिलेश कहते हैं विज्ञापनों में सरकार खुद को नंबर 1 बताती है, लेकिन कुपोषण, गंगा किनारे लाशों को लकड़ी न देने में, ऑक्सीजन न दे पाने में, बेरोजगारी में नंबर 1 है। सरकार युवाओं को नौकरी लाठी पीटने में, अभ्यर्थियों को पीटने में, महिला सुरक्षा और कफन उतारने में नंबर 1 है। ये अखिलेश ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। आप कहती है रामराज आ गया, अखिलेश कुछ और ही कह रहे हैं। बात की जाए और या सरकारी नौकरी की बात की जाए तो जितने अखिलेश यादव जी ने दी थी उससे दुगनी सरकारी नौकरी दे चुके हैं। उसके बाद जो हमने वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से या सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो सब अलग। सरकारी नौकरी की ही बात करें तो लगभग डबल हम उनसे ज्यादा दे चुके हैं। उसके बाद जब ये कोरोना की बात करते हैं तो आज प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये बात कही है कि अगर यहाँ योगी जी की सरकार नहीं होती तो जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के तो यहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती, वो यहाँ पे नहीं निकाल पाते कोरोना काल से। जम्मू ने भी तारीफ की है कोरोना काल से, किस प्रकार से जो संकट की घड़ी हमारे ऊपर थी उससे किस प्रकार से उत्तर प्रदेश उभर के उसमें निकला है। और दूसरा तीसरी लहर को लेकर भी जिस तरीके की तैयारी की जा रही है। आप कहती हैं कि उत्तर प्रदेश उभर करके निकला है, लेकिन बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। एक बार मैं पैनल ओपन टू ऑल कर दूं, उसके बाद साक्षी जी दोबारा से मैं आऊंगा और अलग अलग सेशन में लेकर के चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी के सेशन को भी मैं ओपन करूंगा। साक्षी जी आता हूं। सतीश जी इंतजार कर रहे हैं। सतीश जी मेरे अभिन्न मित्र इंतजार कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई इंतजार कर रहे हैं। सतीश प्रकाश जी बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर है, लेकिन सतीश जी वैचारिक मतभेद मेरा आपका हमेशा था और रहेगा। अब सुनिए वजह क्या है। आप अगर सम्मेलन करें तो ये जातिवादी नहीं है, आप जो है एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे होते हैं। आप अगर दलितों की बात करें तो आप उनकी बात कर रहे होते हैं जो पंक्ति में बिल्कुल पीछे हैं, लेकिन बाकी बात करें तो फिर जातिवादी हो जाती है। एक ऐसे दिन में जब समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र को याद किया तो मायावती ने कर दिया ट्वीट। मायावती ने कहा कि भैया देखो ये हमने बनाया था अंबेडकर पार्क, समाजवादी पार्टी ने कर दिया जनेश्वर मिश्र पार्क, और ये इनकी जातिवादी सोच है। आप करें तो सोशल इंजीनियरिंग, आप करें तो जाति का ख्याल, बाकी करें तो फिर जातिवादी सोच। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए राजनीति एक बात आपको बताएंगे ना कि इसमें देखो ये तो सच है ना कि बहुजन समाज पार्टी ने वो अम्बेडकर पार्क बनाया और बाबा साहब भी सबके आदरणीय है। वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की नहीं, निश्चित रूप से पूरा देश उनका सम्मान करता है। और जनेश्वर मिश्रा जी जो दादा चाहे वो सपा के लीडर रहे हो, लेकिन हम उनका एज ए व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करते हैं। वो उत्तर प्रदेश के बड़े लीडर रहे। हमारा सवाल सिर्फ इतना था कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े तो कहीं ना कहीं आपको बहुजन समाज पार्टी की बनाई हुई सड़कों से होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी दल को कोई भी रैली करनी हो, किसी भी शहर में करनी हो, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के बनाए हुए किसी पार्क में या बहुजन समाज पार्टी के बनाए हुए किसी स्थान में करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी शहर में अपने बच्चों को लेकर के किसी पार्क में घुमाना पड़े तो निश्चित रूप से उस पार्क का सौंदर्यीकरण कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने ही किया होगा। अच्छा। अगर उत्तर प्रदेश में 3 लोग आज सरकारी नौकरी में कर रहे हैं, उनमें 3 में से एक आदमी को कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने नौकरी दी है। ये मुद्दे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर इतना किया तो फिर खारिज क्यों कर दिए गए? अगर इतना किया तो खारिज क्यों कर दिए गए सतीश भाई? नहीं, सुनिए खारिज तो देखिए, सुनिए, जनता है, जनता जिसको चाहे उसको मौका देती है। ठीक है। 2017 में बीजेपी ने जिस तरीके से चला, बीजेपी ने नाटक किया ना। अभी बीजेपी की जो प्रवक्ता बता रही थी, आप बताइए कोरोना काल में कोई मरा नहीं, ये बीजेपी बता रही है।
ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, दवा कहीं थी नहीं, और सरकारी नौकरी आपने दी किसको? ठीक है, विज्ञापन तो आपने निकाले नहीं। हाँ। 3.5 साल तक तो आपने ऐसे ही गुजार दिया। 3.5 साल बाद आपको ये आया कि यूपीएससी में जो है 2.5 साल बाद तो आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बंद पड़ा रहा, और तमाम हायर एजुकेशन कमीशन बंद पड़ा रहा, है ना, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड बंद पड़ा रहा। देखिए, मेरा कहना ये है कि चाहे आप हो या हम हो, सत्ता हमको 5 साल की मिलती है। 5 साल में हर दल को अपना काम करना होता है। अगर बीजेपी और योगी जी सही से काम कर रहे होते तो आज उत्तर प्रदेश में वो शिलान्यास ना करते, कहीं ना कहीं वो उद्घाटन करते। आरंभिक अवस्थाओं में 2-3 साल में आप कहीं ना कहीं उद्घाटन, सुनिए जी, शिलान्यास करते हैं, उसके बाद उद्घाटन करते हैं जी। साक्षी जी, ये पॉइंटर बना करके रखिएगा। सतीश प्रकाश जी का ये कहना है कि अगर वाकई में काम किया होता तो फिर उद्घाटन करते, शिलान्यास ना कर रहे होते। आप लोग शिलान्यास की सरकार चलाते हैं, ये आरोप लगा है। मैम एक मिनट, बाकियों को लेकर के आते हैं, पहले बाकियों को लेकर के आते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास में आऊंगा। शक्ति सिंह प्रवक्ता SBSP भी मेरे साथ में जुड़े हैं, देवेंद्र भाई, उसके बाद आपके पास भी आता हूं। बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन पहले शक्ति सिंह के पास में चलते हैं। शक्ति जी, यहां प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी होने लगा, प्रबुद्ध विचार गोष्ठी भी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है, लेकिन ऐन वक्त पे आप लोग डेविएट हो गए। क्या हो गया आपके नेताजी को? कभी ओवैसी के साथ में चले जाते हैं, कभी पता ही चलता है दिल्ली में किसी से मिलना है, पता ये चलता है कि कभी स्वतंत्र देव जी से मिलना है। इतने ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो गए? कभी सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर चले जाते हैं, एक जगह फोकस क्यों नहीं है? बाकी सारे फोकस हैं, अखिलेश साइकिल पर फोकस है, अपने 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 प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी पर बहुजन समाज पार्टी फोकस है, अपने काम पर भारतीय जनता पार्टी फोकस है, लेकिन आप कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? देखिए राशिद जी, इधर उधर की बात नहीं है, मुद्दों की बात है। और जितने लोगों को आपने गिनाया वो एक राजनीति का एक शिष्टाचार का अंग है। आप अरे आप कहते हैं शिष्टाचार, यहाँ AIMIM वाले कहने में लग गए हैं कि भैया आपने तो अनाचार कर दिया हमारे साथ में, आपने तो गलत व्यवहार कर दिया हमारे साथ में, हम तो अपना पल्ला झाड़ करके जा रहे हैं। वो ऐसी की रातों की नींद हराम हो गई है आपकी वजह से, समझ नहीं पा रहे हैं, देखिए समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए देवेंद्र भाई को कितना आनंद आ रहा है, जो किसी भी मुद्दे पे ये तो हंसेंगे, हंसने की बात नहीं है। देखिए भागीदारी संकल्प मोर्चा और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे हम लोग सरकार से बाहर भी हुए थे, आप यदि व्यक्तिगत कोई अब अखिलेश की साइकिल चलने के लिए लालच की बात आपको देखना पड़ेगा। राजभर जी को दलितों के लिए पीछे पड़े हुए हैं, SPBSP वाले साइकिल है, ब्राह्मणों के लिए पड़े हुए हैं, और सभी पार्टियों को अपना कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। और जो कार्यक्रम चला रहे हैं जनता से जुड़ी हुई चीजों, आप यहाँ कहने में लगे हैं कि भैया राजभर वाले हमारे साथ में जाएंगे। आप कहने में ये लगे हुए हैं कि गाजीपुर वाले क्षेत्र में, मऊ वाले क्षेत्र के राजभर हमारे साथ हैं, यहाँ तो हाईजैक करने में लगे हैं बाकी। लेकिन देवेंद्र जी को बड़ा डर लगता है। देखिए देवेंद्र जी को बड़ा डर लगता है, देवेंद्र भाई को बड़ा डर लगता है। समाज एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। शक्ति भाई सुनिए, देवेंद्र भाई को बड़ा डर लगता है। भाई इनके नेता जो है जनेऊ वाले भी हैं, इनके नेता आचमन वाले भी हैं, इनके नेता मंदिर द्वारे भी जाते हैं, अब कम से कम आरती में भी शामिल होते हैं, दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। हालांकि रामलला के दर्शन अभी तक किए नहीं है, लेकिन ब्राह्मण को हाईजैक करने में हर कोई लगा हुआ। देवेंद्र भाई, ब्राह्मण जरूरी है, मजबूरी है यूपी में? कर लेंगे, समय आएगा तो। देवेंद्र जी को बोलने दीजिए ना। राशिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी शानदार, जानदार, धारदार एंकरिंग और पत्रकारिता को सल्यूट करता हूं। आपको साधुवाद, लेकिन याद रखिएगा विचारों का मतभेद रहेगा, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश के जर्रे से आप वाकिफ हैं। मुझे मालूम है आपको पूर्वांचल के और मध्यांचल जहां भी हो, आप उसके हर चीज से वाकिफ हैं। राशिद भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज 30-32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। सपा, बसपा, भाजपा को बारी बारी 4-4 बार सरकार बनाने का मौका मिला। सब लोग विकास के बड़े बड़े सोपानों की याद दिलाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने पार्क बनाया, मैंने रोड बनाया, मैंने फलाना किया, मैंने धमाका किया। मगर दुख इस बात का है राशिद भाई कि आज उत्तर प्रदेश, 32 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कल कारखानों का जो जाल बिछाया था, जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, चाहे वो PGI हो, चाहे स्कूटर इंडिया हो, चाहे HAL हो, चाहे वो गोरखपुर का जो है खाद का कारखाना हो,
चाहे वो हमारा नोएडा का डेवलपमेंट हो, नोएडा बनाया गया या लखनऊ में गोमती नगर बसाया गया हो। 80 के दशक के अंत में जो हुआ ना, वहीं पर तो पैर पर कुल्हाड़ी मार ली ना आप लोगों ने। उत्तर प्रदेश में राशिद सर मेरी एक बात आ जाने दीजिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे इंतजार करता हूं। दुख इस बात का है राशिद भाई कि आज उत्तर प्रदेश में पिछले 30-32 साल से इन सपा बसपा भाजपा की सरकारों ने जात धर्म मजहब संप्रदाय के नाम पे जिस उत्तर प्रदेश को बांटा है, जिस उत्तर प्रदेश को छला है। अरे सुनिए देवेंद्र भाई, प्रदेश के जनता के साथ आप यूपी के रहने वाले हैं, कभी बलैया ली है उत्तर प्रदेश की महान जनता, कभी किसी की बलैया ली है आपने? के बल पे सुनिए ना, विधायक, अरे मेरी बात सुनिए महाराज, मेरी बात तो सुनिए देवेंद्र भाई, कभी किसी की बलैया ली है आपने? मेरी बात सुनिए, कभी किसी की बलैया ली है आपने? होता है ना जब किसी की नजर उतारते हैं बलैया ले लेते हैं। आपकी मासूमियत की मैं कितनी बलैया ले लूं, आप भाई हैं, आपकी मासूमियत की कितनी बलैया ले लूं। कहते हैं कि वो जाति की राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं। अरे भैया, शाहबानों वाली राजनीति किसने की? शिलान्यास किसने कराया? दरवाजा किसने खुलवाया? और आप कहते हैं कि बाकी जाति धर्म की राजनीति करते हैं। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। शायद कपीस जी देंगे, कपीस जी देंगे, शायद लॉयर भी हैं, हालांकि बातों में बहुत उलझा देते हैं, बड़े वाकपटु हैं, तथ्यों के साथ में बोलते हैं। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, ब्राह्मण जरूरी है, मजबूरी है? ये ब्राह्मणों को हाईजैक करने में क्यों लग गए हैं आप कपीस जी? बेचारे सतीश चंद्र मिश्रा जगह जगह घूम रहे हैं, अयोध्या भी जा रहे हैं, रुहेलखंड जा रहे हैं, पश्चिमांचल जा रहे हैं, और आप हाईजैक करने में लग गए आप लोग। देखिए हमारे यहाँ जो वर्ण समाज है उसमें जो है वो हमारे ब्राह्मण वर्ग को हमारा हेड माना गया। ब्रह्मा जी से जो उत्पत्ति हुई उसको मैं कह रहा हूँ, जो हमारे यहाँ का हिंदू मैथोलॉजी है जी। अगर इस पर कोई प्रश्न उठावे तो एक अलग बात है। शरीर में हेड का होना बहुत जरूरी है। मैं तो आपको कहता हूं कि इस समाज ने स्वतंत्रता के पूर्व से लेके स्वतंत्रता के बाद में और इस देश के बनाने में, मेरा इस देश को स्पष्ट मानना है जो जात इंसान की और धर्म इंसानियत का होना चाहिए। अरे अभी रुकिए ना भाई, इस लोकतंत्र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ एक मिनट रुकिए देवेंद्र भाई, एक मिनट रुकिए, कपीस जी को सुनिए ना एक बार। बगल नहीं झाँक पाएंगे। हाँ, अरे बगले में झकवाइए ना, बगले बात में झकवा लीजिएगा। हाँ बोले कपीस जी बोले कि मैं राशिद भाई की बातों का जवाब दे लूं, क्योंकि इसमें कहीं दो राय नहीं। जो आपने बात इनके लिए कही वो हकीकत है, वो हम लोग भी कहते हैं। लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, ऐसा है कि इस समाज के अंदर सामाजिक समरसता तभी कायम हो सकती है जब हम सभी जाति धर्मों की बात करें और उनके अपलिफ्टमेंट की बात। हाँ, कम से कम कार सेवकों पर गोली ना चलाएं तो फिर सामाजिक समरसता तो बनी ही रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत अच्छा किया कि आपने ये प्रश्न कर दिया। देखिए, मंदसौर पे भी मध्य प्रदेश में गोली हमने हिंदू किसानों पे चलवाई थी। अभी बॉर्डर पे बैठा करके 700 किसान मार दिए हमने। उन्होंने किसान मारे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या कपीस भाई? उन्होंने मारे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? साक्षी जी बीच में आ सकती हैं आप, साक्षी जी बीच में आ सकती हैं आप। एक क्विक रिबटल चाहूंगा मैं, एक क्विक रिबटल चाहूंगा। कपीस जी वर्सेस साक्षी दिवाकर, कपीस श्रीवास्तव जी वर्सेस साक्षी दिवाकर, आप दोनों बोल सकते हैं। समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, कोई भी चुप नहीं रहेगा, ऑडियो सारे आप रहेंगे। देखी जाती है वोट बैंक की राजनीति के लिए इनके धूल मुकदमे वापस लिए जाते हैं, तो ये राष्ट्रवादी पार्टी तो हो नहीं सकती है। अगर इनका कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो कहाँ से राष्ट्रवादी पार्टी है कि कब से उत्तर प्रदेश की जनता को वोट मांगने जाती है? साक्षी जी को जवाब देना चाहिए कि ये रामद्रोहियों की सरकार। मुझे ये बता दीजिए, वो कार्यकर्ता आपके थे या नहीं जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे? वो कार्यकर्ता आपके थे नहीं थे? वो आपके पदाधिकारी थे या नहीं थे? मैं कहने की बात नहीं कह रही, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। वो कच्ची दी हुई बात है। वो कार्यकर्ता आपके थे या नहीं थे? वो आपके पदाधिकारी थे या नहीं थे? गंगा जी के वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो आपके कार्यकर्ता थे या नहीं थे? ठीक है, आप दोनों ही रुक जाए। साक्षी जी, कपीस जी आप भी रुक जाएं और साक्षी जी आप भी रुक जाएं। मेरा सवाल भी बीच में आ जाने दीजिए। लेट्स मी नॉक इन, मुझे बीच में आने दीजिए। मैं एंकर हूं, मुझे कंडक्ट करने दें। अरे ठीक है, मैंने तो एक सेशन ही ओपन किया था। साक्षी जी अब एक सवाल का जवाब दीजिए और सीधे सवाल का जवाब दीजिएगा आप। अखिलेश कहते हैं किन मामलों में यूपी नंबर 1 है? अखिलेश कहते हैं कुपोषण के मामले में, गंगा में लाशें बहाने में, कोरोना काल में चिताएं जलाने में, प्रदेश की सम्मानित जनता को बिना इलाज मारने में, पंचायत चुनाव में 1600 शिक्षकों की मौत के मामले में, पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में, जुडिशियल कस्टडी में हुई मौत के मामले में, बेगुनाहों को जेल भेजने के मामले में, महिला असुरक्षा के मामले में। हालांकि एक बार जबान फिसल गई थी, अखिलेश ने कह दिया था महिला सुरक्षा के मामले में। इसमें नंबर 1 है। इसका जवाब दें आप, इसका जवाब दें आप।
अब साक्षी वो जी। घर के एसी में से निकले हैं तो गर्मी वो झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए कुछ कुछ बातें उनके मुंह से सच में निकल जा रही है। जो अच्छा। सुरक्षा की बात कही है महिलाओं की, वो सच कही है उन्होंने, क्योंकि पिछले 4 साल में बलात्कार केसेस में 33.60% कमी आई है। कपिल जी यहाँ तो साक्षी दिवाकर ये कह रही है कि एसी रूम से गर्मी में निकले हैं, गर्मी झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन धरती पुत्र के पुत्र है ना अखिलेश, तो धरती पुत्र के पुत्र हैं जो जमीन को जानते हैं। देखिए मुलायम सिंह जी ने खुद बोला था इस बात पे, कपिल सिंह जी भी मेरा, श्रीवास्तव जी भी मेरा साथ देंगे। उन्होंने कहा था कि जो सपा है वो राष्ट्रीय पार्टी की नहीं, उसका जो मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं चलिए कर पाई क्योंकि उनके जो पुत्र है। शाब्दिक उग्रवाद से हम बाहर निकलते हैं, शाब्दिक उग्रवाद से हम बाहर निकलते हैं, चीख चिल्लाहट से एक बार के लिए बाहर निकलेंगे और सतीश प्रकाश जी जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं उनके पास में चलते हैं। सतीश जी, मायावती एक और ट्वीट करती हैं, मायावती कहती हैं बीएसपी की प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की यहां यूपी के जिलों जिलों में अपार सफलता के बाद समाजवादी पार्टी को अब जनेश्वर मिश्र और बीजेपी सरकार द्वारा सताए गए उनके समाज की याद आई है, यानी ब्राह्मण समाज की याद आई है। यह राजनीतिक स्वार्थ है, यह सस्ती लोकप्रियता है। इस तरह का सर्टिफिकेट मायावती ने अखिलेश को क्यों दिया? और हम मिशनरी लोग बाग हैं और हम व्यवस्थाएं, हम मुद्दे तय करते हैं, मुद्दे बताते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज की जो समस्याएं हैं, सरकार ने जिस तरीके से उनके साथ अन्याय किया, उस अन्याय को हम लेकर के आए। आज हर राजनीतिक दल की, कल तक ये लोग कहाँ थे भाई? अगर बहुजन समाज पार्टी इस आवाज को ना बनाती और हमने अपना विपक्षी दल होने के नाते, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हम इससे डरे नहीं है। ये तमाम दलों की ये जिम्मेदारी है, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, सपा की भी जिम्मेदारी है कि अगर एक वर्ग विशेष को जाति के आधार पर एक सत्ता जो है अगर उसके ऊपर अत्याचार कर रही है तो उसका विरोध हम ही नहीं सभी वर्गों को करना चाहिए। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि हम अत्याचार का मतलब क्या है? आप एक मिनट सतीश जी, एक एक करके देवेंद्र भाई एक मिनट रुक जाइए। सतीश जी, अत्याचार का मतलब क्या है? ब्राह्मण के अत्याचार से मतलब क्या है? विकास दुबे का एनकाउंटर? ब्राह्मण से अत्याचार का मतलब क्या है? विकास दुबे का एनकाउंटर? खुशी दुबे यानी भतीजे की पत्नी, गैंगस्टर भतीजे की पत्नी जिसे जेल में डाल दिया गया है। क्या एक अपराधी का नाम लेकर के आप लोग कहेंगे कि अगर किसी महिला का पति साक्षी जी आ रहा हूं, 3 दिन पहले शादी होती है और किसी महिला का अगर पति अपराधी हो जाता है तो भारत का संविधान, भारत की न्याय व्यवस्था आप विकास दुबे के परिवार के साथ हैं, आप विकास दुबे के साथ में हैं, आप विकास दुबे के साथ में हैं या कानून का पालन करवाने वालों के साथ में? सतीश जी बहुत क्लियर बताइएगा, उसके बाद साक्षी आपको रिबर्टल के लिए आ रही हैं। देखिए, विकास दुबे अगर अपराधी था, अपराधी को सजा सरकार नहीं देती, अपराधी को सजा पुलिस नहीं देती, अपराधी को सजा देने के लिए इस देश में एक व्यवस्थित न्याय व्यवस्था। अच्छा, यानी आपकी नजर में विकास दुबे शहीद हो गया क्या? फिर तो श्री प्रकाश शुक्ला को की शहादत बता देंगे आप। और विकास दुबे अपराधी था तो चौबे तो नहीं था ना, शुक्ला तो नहीं था ना, द्विवेदी तो नहीं था ना, मिश्रा तो नहीं था ना। आपने तमाम चुन करके एक जाति के लोगों के साथ जिस तरह से एनकाउंटर कर दिया, राजनीतिक लाभ कमाने के लिए आपने जाति विशेष के लोगों को जिस तरह का धमकी बराबर 2 और 3 जुलाई 2020 की रात लग रहा है, आप भूल गए। आप बिकरू की 2 और 3 जुलाई 2020 की रात शायद आप भूल गए, जब पुलिस वालों की शहादत हुई थी, आप उस वक्त भूल गए। आपको विकास दुबे याद है? विकास दुबे कैसे मारा गया आपको ये तो याद है, वो तो आप जस्टिफाई करने में लगे हैं, लेकिन पुलिस वालों के साथ क्या जुल्म और ज्यादती की गई आपको वो याद नहीं है। आपने ये एक बार भी नहीं कहा कि विकास दुबे जिसने अपने पूरे गैंग के साथ में पुलिस पर गोली चलाई थी और नरसंहार किया था बिकरू में, वो आपको याद नहीं है। साक्षी बीच में आ सकती हैं आप, साक्षी बीच में आ सकती हैं आप। सतीश जी एक बार साक्षी जी आएंगे, एकमात्र महिला पैनलिस्ट हैं वो आएंगी बीच में। साक्षी जी को हम सब सुनेंगे, साक्षी जी को हम सब सुनेंगे, एकमात्र महिला पैनलिस्ट हैं साक्षी दिवाकर, उन्हें हम सुनेंगे। सतीश जी बता दीजिए, साक्षी जी को सुनिए। वो कौन सी जाति के थे? मुझे बस इतना बता दीजिए, जो सीए को जिंदा जलाया गया था वो किस जाति के थे? क्या सिर्फ आरोपियों की ही जाति आप देखने का कष्ट करते हैं, बाकी लोगों की जाति नहीं दिखती आपको? जो सीए मारे गए थे, जिंदा जलाया गया था, वो किस जाति के थे? उनके लिए आपका कोई? सुनिए, विकास दुबे ने राजनाथ सिंह जी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में थाने के अंदर जाकर अगर वो हमारे ही नहीं तो ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाद में एनकाउंटर भी तो करवा दिया ना। सतीश जी
सतीश जी एक बार, सतीश जी ससम्मान, सतीश जी अगर मैं एक प्रोग्राम को एंकर कर रहा हूं, कंडक्ट कर रहा हूं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर एक मात्र महिला पैनलिस्ट हैं तो उन्हें बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैं एक महिला की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। साक्षी दिवाकर मेरी गेस्ट हैं, उन्हें एक बार बोलने दीजिए। बीच में कोई भी काटेगा नहीं, बीच में कोई भी नहीं आएगा। बहुत देर से शक्ति जी और देवेंद्र जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। साक्षी जी बोले। वैष्णवी मिश्रा जी को जो अभी ओएसडी बनाया गया है, जो एक सीओ की बेटी थी जिनको जिंदा मारा गया था, क्या उसकी जाति आपको नहीं दिख रही है? अगर आप ब्राह्मण सम्मेलन ही कर रहे हैं तो क्या वो ब्राह्मण नहीं है, या सिर्फ आरोपी ही ब्राह्मण दिखाई देते हैं आपको? सबके, जब आप बोलते हैं सर्व समाज की बात करते हैं तो सबकी बात करिए ना, सिर्फ ब्राह्मण आरोपियों की ही बात क्यों करते हैं? ठीक है देवेंद्र जी, अब आप लोग अगर ब्राह्मण के पास में जाएंगे, क्या बता करके जाएंगे कि देखो जनेऊ वाला हमारा नेता है, हमारी नेत्री वो हैं जो कि आचमन करने के लिए आती हैं, यही सब बताएंगे ना? और अगर ब्राह्मण याद आ गए हैं तो अयोध्या कब जाने वाले हैं? राशिद भाई अयोध्या जाएं, कभी राहुल गांधी को बोलिए ना, प्रियंका गांधी को भी बोलिए, आ जाती है, लखनऊ आई है, कभी जात धर्म मजहब समाज हनुमानगढ़ी हो ले ना एक बार। अरे बाकी जगह तो हो चुकी है, हनुमानगढ़ी जाएं, राम की पैड़ी पर जाएं, बाहर से ही रामलला का दर्शन तो कर ही लें। ठीक है, अभी बाहर से होकर के जा तो सकते हैं ना। अगर ब्राह्मणों को रिझाना है, लुभाना है, तो फिर होकर के जाएं। देखिए राशिद भाई, मैं आपके चैनल पे बहुत स्पष्टता, बहुत ईमानदारी के साथ इस बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस एक विचारधारा है। कांग्रेस हिंदुस्तान की वो पार्टी है जो सर्वधर्म संभाव, गंगा जमनी तहजीब, साझी विरासत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के एक विचारधारा और भावना को लेकर के सहिष्णुता और एक सद्भाव सौहार्द के साथ देश में आगे बढ़ती है। कांग्रेस हमेशा अपनी सेकुलरिज्म के प्रति पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता ईमानदारी के साथ उस पर अडिग है। अच्छा, कभी कांग्रेस ये शब्द जो है, नहीं किया कांग्रेस के प्रवक्ता को ये शब्द दिए किसने हैं? मैं कहना चाहता हूं, प्रियंका गांधी ने दिए हैं, अजय कुमार लल्लू ने दिए हैं। से 32 साल में ये सपा बसपा भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जात धर्म मजहब संप्रदाय के नाम पे राजनीति करके उस उत्तर प्रदेश की महान जनता को धोखा देने का काम किया है, छलने का काम किया है। अरे आप गलती से समाजवादी पार्टी को भी धोखेबाज कह गए, गलती से समाजवादी पार्टी को भी आप धोखेबाज कह गए। अरे उन्हीं के साथ तो यूपी के लड़के बन करके आए थे ना भाई राहुल। इसका मतलब आप भी धोखेबाज हैं। अगर समाजवादी पार्टी धोखेबाज है, धोखेबाज का साथ देने वाली पार्टी भी धोखेबाज। 4.5 साल पहले आप लोग भी आए थे ना। राज हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश 23वें 24वें नंबर पे आता है विकास के मामले में। आज जो हालात यहाँ बेरोजगारी है, जो भुखमरी है, देवेंद्र भाई बड़े चपल हैं, महंगाई है, समझते हैं ना अंग्रेजी में। जो सवाल आपको पकड़ना होता है वो सवाल पकड़ लेते हैं, लेकिन जो सवाल मैं कर रहा होता हूँ उस सवाल का जवाब नहीं देते। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी धोखेबाज पार्टी है, फिर मैंने आपसे ये कहा कि धोखेबाज के साथ में राहुल गांधी आखिरकार कैसे आए? अगर धोखेबाज के साथ में राहुल गांधी आए तो राहुल गांधी भी बराबर के धोखेबाज है, मेरा ये कहना है। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोकूंगा। स्टॉप, होल्ड ऑन। शक्ति जी बीच में आएंगे, शक्ति जी बीच में आएंगे। देखिए अब मुझे ऐसा लग रहा है बाकी आप कर रहे हैं पाखंड पॉलिटिक्स की बात, लेकिन हिपोक्रेट पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है। शक्ति जी ये बताएं, आपके नेता पाखंड पॉलिटिक्स तो नहीं करेंगे ना? सीधे ये बताएं, भागीदारी संकल्प मोर्चा हो गया, एनडीए के साथ में चले जाएंगे सीधा? देखिए इधर उधर की बात नहीं करेंगे आप। मैं अभी ये बताइए कि कारवां कहां लूटा? मैं इधर उधर की बात नहीं, अब मुद्दे की बात पे आइए, जो ब्राह्मण मुद्दा। और ये मैंने ये सवाल ही नहीं किया। जाति को, समाज को आप लोग अपने हिसाब से नहीं, होल्ड, मेरी बात सुनिए आप लोग के मुकाबले में बहुत कम अनुभवी हूं, मैं अज्ञान भी हूं आप लोगों के मुकाबले। आप बहुत अच्छे से राजनीति जानते हैं, यूपी को जानते हैं, आप जो है आप लोग युग परिवर्तनकारी हैं। लेकिन जानते हैं मैं बड़ा मासूम सा एक पत्रकार हूं जिसे अपने सवाल का जवाब चाहिए होता। मेरी बात सुनिए ना, जिसे अपने सवाल का जवाब चाहिए होता है इधर उधर मत जाइएगा। मैंने ये पूछा, ओपी राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा में असदुद्दीन ओवैसी के साथ में रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में चले जाएंगे? मेरा ये सवाल है, इधर उधर की बात नहीं। देखिए इधर उधर की बात नहीं है, जिन मुद्दों पे हम भागीदारी संकल्प मोर्चा गठन किए हैं उन मुद्दों को जो मानेगा,
जिसको साथ में रहना है रहे, जिसको साथ में नहीं रहना है। इसका मतलब कि आप केवल जाति, धर्म और क्षेत्र की हम बात नहीं करते हैं। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से बाहर आए थे। आप केवल जाति को, धर्म को वोटर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हाउस में जब बात आती है बोलने की तो वहां सभी दल के लोग चुप हो जाते हैं। ये कांग्रेस के साथी हो, बसपा के साथी हो, समाजवादी पार्टी के साथी हो या भाजपा के साथी हो, इनको सरकार चलाने का मौका मिला तो आपने भागीदारी क्यों नहीं दिया? केवल आप वोटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। केवल एक हर जातियां, हर धर्म के लोग क्या एक मतदाता के रूप में रह गए उत्तर प्रदेश में? कपिल जी ने ये काम कर दिया है। भागीदारी भागीदारी की बात करती है। पिछड़ों को अभी तक रोहिणी आयोग का रिपोर्ट नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही और शक्ति जी, कांग्रेस के साथियों की। कपिल जी से मेरा अगला सवाल है, बाकियों को भी आने दें, हर किसी की रिप्रेजेंटेशन होनी बहुत जरूरी है। कपिल जी, आप प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, आप विचार गोष्ठी कर रहे हैं और सुनने में यह भी आया है कि 9 अगस्त को आप विश्व आदिवासी दिवस भी मनाने जा रहे हैं और बहुत टैक्टिकली आप लोग काम कर रहे हैं। वाकई में जितनी तारीफ की जाए कम है। अब टैक्टिकली मैंने क्यों कहा भाई, आपको फिर से याद आ गए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, आपको याद आ गए पूर्व मंत्री अभिषेक पांडे, आपको याद आ गए पूर्व मंत्री मनोज पांडे, आपको याद आ गए पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे यानी पवन पांडे, आपको याद आ गए संतोष पांडे यानी आपको याद है पांडे, आपको याद है मिश्रा, आपको याद है शुक्ला, आपको याद है उपाध्याय, आपको याद है चतुर्वेदी, आपको याद है त्रिवेदी। ये सब यूं ही तो नहीं होता ना। दुष्यंत कुमार ने भी एक बात कही है, कपीस भाई, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू नहीं समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। मैं तो नादान हूं लेकिन जनता नादान नहीं है। सारे पांडे एक साथ, सारे उपाध्याय एक साथ, सारे तिवारी एक साथ, सारे शुक्ला एक साथ, टारगेट एकदम सेट करके रखा है आप लोगों ने। नहीं बात टारगेट की, ये हमारे समाजवादी पार्टी के नेता और 2012 से 2017 तक इन्होंने सुशोभित किया अपने कर्मों से उत्तर प्रदेश को और कुछ आदर्श की चीजें बना के दी। हाँ। तो हम लोग उनको मान हमेशा से देते आए हैं। आज उन्हीं के नेतृत्व में समाजवादी, वो एक रणनीतिकार भी है हमारी पार्टी के, और हमारी समाजवादी पार्टी में यही लोकतंत्र है कि सभी धर्म जाति का सम्मान है और सभी लोग ये तय करते हैं कि हमें क्या रणनीति अपनानी। ठीक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ठीक है, समाजवादी पार्टी पूरे शरीर को लेकर के करना है। हम अपने इन दोनों हाथों से सर को मोड़ना नहीं चाहते, हम अपने इन दोनों हाथों से पैर को मारना नहीं चाहते, हम अपने इन दोनों हाथों से पेट पर लात मारना नहीं चाहते। अच्छा। और ना पीठ में छुरा भोंकना जानते हैं। हाँ। जिन्होंने छुरा भोंका हो वो जाने, भाई हम तो नहीं जानते, और ना हमने किसी को भोंका, ना हमने किसी को धोखा दिया। जिसने धोखा दिया वो जाने। हम तो आज भी जिनका साथ हमने किया था, हम तो ये कभी नहीं कहते हैं कि उन्होंने हमें धोखा दे दिया। लेकिन अजीब सी बात यह है कि आप लोगों के शासनकाल की कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकई में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश जैसे चांद पर एक बड़ा अजीब सा दाग है। एक ऐसा दाग जब आप लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई, एक ऐसा दाग जब आप लोगों की सरकार के रहते मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, और आप कहते हैं हम हाथ नहीं मोड़ते। क्या क्या बता रहे थे आप? ऐसे हाथ नहीं मोड़ते, हम पांव नहीं मोड़ देते, हम पीठ नहीं तोड़ देते, ये सब शब्द आप जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हुआ तो है कार सेवकों के साथ आपने यही किया है, मुजफ्फरनगर कांड के वक्त में यही हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? प्रश्न कर लिया, थोड़ा हमें उत्तर भी देने के। मुझे बहुत अच्छे से याद है कपीस भाई, सुनिए ना मेरी बात सुनिए आप। 2012 में मैं 2012 में भी मैं यूं ही एंकरिंग कर रहा था, नई सी सरकार बनी हुई थी आप लोगों की। उसके तुरंत बाद ही चंद दिनों के बाद, शायद 1 या 2 दिन के बाद में होली का त्योहार आया। होली पर समाजवादियों ने क्या हुड़दंग मचाया, वो मैं आज तक भूल नहीं सकता। जैसे ही सरकार मिली हुड़दंग मचाना चालू कर दिया, और बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूं। अच्छा राशिद भाई, आपने तो काफी लंबा प्रश्न कर लिया, तो थोड़ा उत्तर हमें दे दें। हाँ। हम उत्तर दे लेने दें, है ना। हम विधि का दर्शन करें, इसलिए कि विधि से बड़ा कोई नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है, तो एक सभ्य समाज के अंदर एक सरकार का कर्तव्य इस बात का होता है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे। अब दूसरी बात, इस देश के संविधान के तहत ग्रिड नाम से बनने वाली तमाम विधियां, जिसमें कि सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता भी है, उसके अंदर गोली चलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट को दी गई। और अगर कोई अपराध कारित करने के लिए कोई व्यक्ति किशोरों को उकसा करके ले जा रहा है, तो अच्छा। असल में कल्प्रिट वो है। नहीं सुन ले। मैं तो एक बात कह रहा हूं
कि जो मजिस्ट्रेट साक्षी जी कितने दर्द में है हमारे कपिल जी। साक्षी जी कितने दर्द में? देखिए मैं तो कपिल जी कितने दर्द में है साक्षी जी? इतने दर्द में है। आप लोगों ने मुख्तार अंसारी को पंजाब से उठा करके लेकर के आ पाए। साक्षी जी मेरी बात सुनिए आप। अरे कपिल जी मेरी बात सुनिए, सारी आवाज नीचे कीजिए, मेरी बात सुनिए आप। कपिल जी बेचारे इतने दर्द में है साक्षी जी। मुख्तार अंसारी को आप लोग उठा करके लेकर के आए, अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर आप लोगों ने बुलडोजर चलवा दिया, विकास दुबे को आप लोगों ने मरवा दिया, जितने भी माफिया, क्या नाम था वो दाऊद अहमद, उसकी भी खड़ी खड़ी संपत्ति आपने गिरा दी, और इतने दर्द में है बेचारे कपिल जी। कह रहे हैं आपकी पुलिस जो है दे आर लाइसेंस टू किल। जवाब दें। देखिए ये अपने कार्यकर्ताओं की इतनी मदद करते हैं, मैं क्या बताऊं इसके बारे में आपको, कि इनका एक कार्यकर्ता था जो 1200 रुपए की नौकरी करता था, लेकिन जब अभी इसके आवाज सारी ऊपर होनी चाहिए, कपिल जी की भी आवाज ऊपर होनी चाहिए। 250 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके पास मिली है, तो ये इस प्रकार का जनता का भला नहीं करते, ये अपने व्यक्तिगत लोगों का भला करते हैं। जिस समय इनकी सरकार होती है ये जनता का भला करना भूल जाते हैं, व्यक्तिगत लोगों का भला करते हैं। को नौकरी नहीं मिली, बोलिए ये ब्राह्मण विरोधी है कि नहीं है? कमलेश ठीक है, और कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, और अब मुझे एक चीज जाननी है। अब अरे साक्षी बहन, कपीस भाई मेरी बात सुनिए। साक्षी दिवाकर जी आप भी रुक जाएं। अरे कपिल जी रुक जाइए ना। कपिल जी कितने साल से आपको जानता हूँ, 2-3 साल पहले आप कम से कम इतना चीखते चिल्लाते नहीं थे। आप तो बहुत, हाँ कपिल जी आपकी पिच तो बड़ी अच्छी रहती है। अब यहाँ पर कोई अदालत की दलील थोड़ी चल रही है। मैंने कहा ना, मैं तो एक इनोसेंट था। मेरी बात सुनिए ना। अरे कपिल जी क्या मैं बाकियों के पास जाऊं? कपिल जी क्या मैं बाकियों के पास जाऊं? क्या मैं सतीश प्रकाश जी के पास में जाऊं? क्या मैं सतीश प्रकाश जी के पास में जाऊं? जिस पिच पे मैं बोल रहा हूं उस पिच पर आखिरकार आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं कंडक्ट अगर कर रहा हूं, मुझे बतौर एंकर एक बार कंडक्ट करने दीजिए। सतीश जी ऐसे नहीं होता। जहां पर विचारों का दिवालियापन होता है वहां चीख चिल्लाहट होती है। कपिल जी आपके तो विचारों में दिवालियापन कभी रहा ही नहीं। सतीश प्रकाश जी, चूंकि मैं हूं राशिद हाशमी, मेरी मां एक ब्राह्मण है जिनका नाम है राजेश्वरी शुक्ला, और इसीलिए, और बड़ी बात यह है कि हमारे घर में ब्राह्मण संस्कारों का भी पालन किया जाता है। यह सबसे बड़ी बात है। मेरे घर पूजा भी होती है। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, क्योंकि मेरी रगों में ब्राह्मण खून भी बह रहा है। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूं भाई। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए, ब्राह्मणों को लुभाने के लिए एक तरफ तो सतीश चंद्र मिश्रा जगह जगह यूपी में जा रहे हैं। अब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन शुरू कर दिया समाजवादी पार्टी ने भी। मैं ईमानदार किसे मानूं? मैं राशिद हाशमी, सुपुत्र राजेश्वरी शुक्ल, जो कि एक ब्राह्मण है, ईमानदार किसे मानूं? कौन वाला ब्राह्मण ईमानदार है? किसका ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन या किसकी विचार गोष्ठी ईमानदार है? देखिए राशिद जी, अगर खून को जाति में मत बांटिए। आपकी रगों में ब्राह्मण का खून है, सतीश की रगों में दलित का खून है ना, कपीस जी की, खून तो भैया एक ही है ना। खून का रंग लाल है, ABCD वही ग्रुप है ना। आप चेक करा लीजिए, उसमें कोई ब्राह्मण ग्रुप नहीं मिलेगा। इस कंफ्यूजन को निकाल दीजिए। देखिए कंफ्यूजन आप लोगों ने कर दिया ना। कंफ्यूजन तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया ना। मैं तो यूपी वाला बनता था, एकदम ठेठ खाटी जौनपुरिया हूं मैं, एकदम जौनपुरिया हूं मैं। मेरी बात समझिए, बनारस के पास वाला जौनपुर वाला हूं मैं, जहां की इमरती बड़ी अच्छी है। कभी आइए तो आपको खिलाऊंगा। लेकिन आप लोग कहते हैं भैया ब्राह्मण सम्मेलन, तो मैं ये कहता हूं कि भाई ब्राह्मण सम्मेलन देख तो लो किसका सही है। सुनिए, आप सुनिए। हाँ। मैं आपकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनकी रगों में अरबी खून है, ये मैं नहीं कह रहा। ये तो जो है मोहन भागवत जी ने ऐसा कुछ कहा है। देखिए मैं खून वून की बात नहीं करता, मेरा काम है मानवता। हाँ। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी व्यक्ति चाहे वो ठाकुर हो, कोई भी व्यक्ति चाहे वो बनिया हो या किसी भी वर्ग से आता हो, जो पीड़ित है उसके साथ खड़ा होना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमको सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए। हमको ऐसा लगा कि 4.5 साल में एक वर्ग विशेष के साथ, ये सच है कि पूर्वांचल की अगर आप पॉलिटिक्स देखेंगे तो ये सच्चाई है कि पूर्वांचल की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं 2 जातियां नियंत्रित करती हैं। योगी जी ने एक जाति को बढ़त देने के लिए कहीं ना कहीं एक जाति को पीछे किया। हमारा विरोध सिर्फ ये है, हम योगी जी का विरोध नहीं कर रहे, हम अन्याय का विरोध कर रहे हैं। और ये सुनिए, अगले 10-15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां इस बात की तैयारी कर ले, ब्राह्मण सम्मेलन जल्दी निकाले। बहुजन समाज पार्टी अगले 1-1.5 महीने में एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है।
तो ये चीजें हैं। अब आपने एक ऐसा तुर्रा छोड़ दिया ना कि देवेंद्र भाई बेचारे बड़े कंफ्यूज हो गए। देवेंद्र भाई बेचारे बड़े कंफ्यूज हो गए कि भैया हम कौन सा सम्मेलन करें। दो लोगों ने तो ब्राह्मण सम्मेलन हाईजैक कर लिया। राजभर जी कहते हैं कि नूनिया वाले हमारे हैं, कुर्मी वाले हमारे हैं, कोयरी वाले हमारे हैं, निषाद मल्ला वाले हमारे हैं, तो अपने कहां से लेकर के जाएं? क्यों देवेंद्र भाई, ये कौन सा सम्मेलन करेंगे अब आप लोग? ब्राह्मण सम्मेलन। हाँ, अब रुकिए, अब देखिए, अब देवेंद्र जी कौन सा सम्मेलन करेंगे आप लोग? देवेंद्र जी कुछ क्या बचा है आपके लिए सम्मेलन करने वाली चीज? उत्तर प्रदेश की महान जनता से एक बहुत गंभीर प्रश्न करना चाहता हूं। और राशिद भाई, एक इंग्लिश में कहावत है कि हेरिडिटी इज द जेनेटिक्स ऑफ मैन। आपने जो अपने आनुवंशिक गुण के बारे में, माँ के बारे में अपने वो बताया, एक तरीके से आप मेरे समझ से आप एक धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में एक साथी हैं। इसीलिए आपके बातों में, आपके सवालों में बिल्कुल निष्पक्षता झलकती है। और मैं कहना चाहता हूं कि भाई सतीश जी बहुत देर से अपनी बातें रख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे प्रश्न करना चाहता हूं। आज ये ब्राह्मण सम्मेलन का अभी इन्होंने अयोध्या में किया, बांदा में किया। अब इनको ब्राह्मण याद आया है। इनका जो है, जब उत्तर प्रदेश से जनाधार खिसक चुका है, अब ये ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। कपीश जी भी ब्राह्मण को याद कर रहे हैं। भाजपा ब्राह्मण नेता ला रही है। आखिर उत्तर प्रदेश की जनता का 25 करोड़ जनता का जो है रहनुमाई कौन करेगा? मैं कहना चाहता हूं और जिम्मेदारी के साथ इसे सतीश कुमार जी से सतीश प्रकाश से पूछना चाहता हूं कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूतों चार का नारा किसने दिया था? मैं पूछना चाहता हूं। सतीश जी का जवाब सीधे होगा। सतीश जी कहेंगे कि ऑन रिकॉर्ड दिखाइए कि हमारे किसी नेता ने दिया था। सतीश जी भी तो सीधे ही कहेंगे, सतीश जी भी तो सीधे ही कहेंगे कि क्या हमारे किसी नेता ने दिया था? हमारे किसी नेता ने तिलक, तराजू, तलवार जैसा कोई नारा नहीं दिया था। बहन जी, कोई भी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण से एक बिना रुपया लिए उसको टिकट देगी। अगर आपके पास ये केवल जनता के आंखों में धूल झोंक के किसी तरीके से साम दाम दर्द करके ये सत्ता में ये लोग मतलब देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने सीधे तौर पर ये कह दिया है। सतीश जी रुक जाए, देवेंद्र जी आप भी रुक जाए, देवेंद्र जी आप भी रुक जाए, सतीश जी आप भी रुक जाए। देखिए, साक्षी जी को बड़ा आनंद आ रहा होगा, साक्षी जी को बड़ा आनंद आ रहा होगा। वो कहते हैं ना कि चलिए ठीक है, आप तो यूपी की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन अपने में ही लड़ने में लगे हुए हैं। कोई कह रहा है जाति, कोई कह रहा है धर्म, कोई कह रहा है नूनिया, कोई कह रहा है कुर्मी, कोई कह रहा है ब्राह्मण, कोई कह रहा है ठाकुर, लेकिन साक्षी दिवाकर कुछ और कहना चाहती हैं। साक्षी जी बोले, साक्षी जी बोले, साक्षी जी बोले। आप हुआ था तो बैठकें कैसे होती होंगी? कभी एक साइकिल के पीछे राहुल गांधी बैठ जाते, कभी इन सबका गठबंधन हो जाता, तो उस समय इनकी बैठकें कैसी हुआ करती होंगी, मैं वो सोचता हूँ। अच्छा, रास्ते पे कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के वसूलों पे उत्तर प्रदेश की जनता अब देख रही हो जाने वाली है। 2022 में मायावती जी के साथ में नफरत की राजनीति बहुत हो गई। साक्षी जी, नफरत की राजनीति बहुत हो गई। बंद कीजिए नफरत की राजनीति, बंद कीजिए धर्म मजहब संप्रदाय में लोगों को बांट करके राजनीतिक उल्टा करना। चलिए ठीक है, अभी नहीं चलेगी। 20वीं सदी का कपीश जी को बीच में लेकर के आते हैं। ओके ठीक है, रुक जाए आप, देवेंद्र जी रुक जाए, साक्षी दिवाकर रुक जाए। देवेंद्र जी, साक्षी दिवाकर आप दोनों ही रुक जाए, क्योंकि मुझे अगले गेस्ट के पास भी जाना है। कपीश जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। कपीश जी, मैंने ये देखा कि साइकिल यात्रा अखिलेश यादव की विक्रमादित्य मार्ग से शुरू हुई, लॉरेटो चौराहे पर गई, कालीदास चौराहे पर गई, जिया मऊ गई, 1090 चौराहे से होके गुजरी। मेरी बात तो सुन लें, सीएमएस चौराहे पर भी गई, दयाल चौराहे पर भी गई। 6 किलोमीटर का सफर तय किया है। ये कौन सी साइकिल थी? गियर वाली थी या बिना गियर वाली? कुछ जानना चाहता हूं, इसीलिए मैंने पूछा आपसे, ये गियर वाली साइकिल थी या नहीं? बहुत अच्छा, आप ऐसा है ना, जो प्रश्न करते हैं उसमें गंभीरता होती है, ये मैं जानता हूं, इसलिए बड़ा गंभीर जवाब दे रहा हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी नए पुराने दोनों के का मिक्सचर है और हम दोनों को ही लेके चलते हैं। उसमें साधारण भी साइकिल थी, गियर वाली भी साइकिल थी, क्योंकि हम सबका सम्मान करना जानते हैं, चाहे वो वस्तु हो या इंसान हो, क्योंकि हम तो पत्थर भी पूज लेते हैं। आदर्श स्थापित करना होता है, और हमने जिस संकल्प के साथ यात्रा शुरू की है, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे 2022। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। और एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आज जान करके कि आप पंथ निरपेक्ष व्यक्ति हैं और धर्म सापेक्ष हैं, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आज का जो वातावरण है वो इस पंथ निरपेक्षता में विश्वास नहीं करता,
क्योंकि आज कोई अगर विवाह हिंदू मुस्लिम कर ले तो आज लव जिहाद के नाम से पुकारा जाता है, इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। ये आज कंसेप्ट जनता को धोखा देने वाला काम है ये। अरे रुक तो जाइए महाराज, आप तो यहाँ क्रांति का झंडा भी गुल कर ले फूंक देते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्रांतिकारी बन गए हैं। अरे आप कांग्रेस के लिए कुछ क्रांति लेकर के आए, कांग्रेस के लिए कुछ क्रांति लेकर के आए। शक्ति जी इंतजार कर रहे हैं। अरे शक्ति जी इंतजार कर रहे हैं, वरना राजभर जी नाराज हो जाएंगे मुझसे कि भैया मेरे प्रवक्ता से बात नहीं कर रहे हो। अरे मेरी बात तो सुन लें, आप तो चीख चिल्लाहट तो छोड़ दें, चीख चिल्लाहट तो छोड़ दें। शक्ति जी को बीच में लेकर के आते हैं, शक्ति जी को बीच में लेकर के आते हैं। शक्ति जी आज एक काम करें आप, शक्ति जी आज अपने काम करें, आज अपने आप को साबित कीजिए। शक्ति जी अपने आप को साबित कीजिए कि बाकी चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, हम जाति की राजनीति नहीं करेंगे। ऐसे बोल दीजिए आज आप, नहीं चाहिए हमें जाति। देखिए 24 करोड़ यूपी चाहिए हमें। मैं चारों साथियों को सुन रहा हूं, मैं चारों साथियों को सुन रहा था। हाँ। आप जातिवाद की नफरत करते हैं, कोई धर्मवाद से नफरत करता है, लेकिन ये सरकार में व्यवस्था है, तहसीलों में बैठकर जातियों के प्रमाण पत्र बांटे जाते हैं। ये इतनी बुरी चीज है। मैंने कहा ही नहीं, हाउस में नया मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा कि आप ये कहिए ना कि हम जाति की राजनीति नहीं करेंगे, हम जाति की राजनीति करने नहीं आए हैं, हम तुष्टीकरण की राजनीति करने नहीं आए हैं। धर्म की स्वतंत्रता इस संविधान देता है। नहीं क्यों, ये इस पे बहस होनी चाहिए। राजभर जी के पार्टी के हैं, इस पे बहस होनी चाहिए। मैं भी उनका सम्मान करता था। आपको याद और दिला वो जो है इसी सरकार में ओबीसी विभाग के कैबिनेट मंत्री थे और वो रोज चिल्ला के कहते थे कि हमारे सामाजिक न्याय का सपना जो है अधूरा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बैकवर्डों के साथ अन्याय हो रहा है। और फिर जाकर के वही गलबैया करने लगे। कौन सी नैतिकता है, कौन सी प्रतिबद्धता, कौन सा जो से मिलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना सतीश जी, हाँ भाई रुक जाइए। अरे आप लोग को भी जब लगता है ना कि अब डिबेट ओवर होने वाली है, जब कंक्लूडिंग पार्ट में पहुंची हुई है, तो क्रांति का झंडा फूंक देते हैं आप लोग कि जा करके अपने नेता को दिखाना है कि देखिए प्रवक्ता के तौर पर मैंने कैसे अपना झंडा बुलंद किया। एक मिनट रुक जाइए, सतीश जी बीच में आएंगे, कोई नहीं बोलेगा। सतीश जी बीच में आएंगे और कोई नहीं बोलेगा। सतीश जी बीच में आएंगे और कोई भी नहीं बोलेगा। रुक जाइए आप दोनों ही रुक जाइए। सतीश जी, यूपी में कहावत है, अच्छा सतीश जी नहीं है, देवेंद्र जी चलिए आप ही बोल दीजिए ना। यूपी में कहावत है, मन मन भावे मुड़िया हिलावे। जाति के नाम पर यही होता है। अपने मुंह से कहेंगे नहीं कि जाति की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बाकियों की तरफ उंगली उठाते रहेंगे। मन मन भावे मुड़िया हिलावे। उसको छुपाते हैं। राशिद भाई, ये देश बोलिए 30 करोड़ लोगों का है। यहाँ पे सभी जात धर्म मजहब संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पे कांग्रेस का मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मतलब कांग्रेस। कांग्रेस हमेशा जो है, अरे महाराज आपने तो वही वाली बात कर दी कि इंडिया इज इंडिया इज इंडिया। आपने तो ठीक वही बात कर दी। हिंदुस्तान का मतलब कांग्रेस नहीं है, हिंदुस्तान का मतलब कोई राजनीतिक दल नहीं है, हिंदुस्तान का मतलब कोई बपौती नहीं है किसी राजनेता की। हिंदुस्तान मेरा है, आपका है, 134 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। नहीं कर सकती, कांग्रेस का नहीं है। आप जिस तरीके से ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं, आप समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, आप दहशत पैदा कर रहे हैं। किस तरीके से कमीशन को लागू नहीं किया, आप यदि समय से लागू कर दिया होता, आप भूल रहे हैं। बोफोर्स कांड को लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने पिछड़ों का आरक्षण दिया था, आपने तो पिछड़ों के साथ धोखा देने का काम किया था। हो गया, नंबर बन गया आप लोग के। आप लोग के नेताजी, आप आपके नेता, आप दोनों के ही नेता की नजर में आपका नंबर बन गया। आप जितना चीख चिल्ला लेंगे, अगर आपको ये लगता है कि नेता की नजर में नंबर बन गया, लेकिन याद रखिएगा कि नंबर बनाना होता है जनता की नजर में, और अगर जनता की नजर में नंबर नहीं बना तो फिर दिक्कत हो जाती है। साक्षी दिवाकर, इतने आरोप लगाए गए हैं, अंत में जवाब तो दे दीजिए। कहूंगी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी जाति के आधार पर नहीं चलती। आवाज सारी ऊपर रहनी चाहिए। हेलो, हाँ बोलिए मैम। किसी नजदीकी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करती, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करती। ये जनता के जो गरीब व्यक्ति है, जो पात्र व्यक्ति। देवेंद्र जी की भी आवाज ऊपर की जाए। साउंड इंजीनियर जो भी अभी साउंड इंजीनियरिंग कर रहे हैं, देवेंद्र जी की भी आवाज ऊपर रहनी चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि 2022 में हम दोबारा सरकार बनाएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हमें जनता पर पूरा विश्वास है। ठीक है मैम। साक्षी दिवाकर जी, कपिल जी, शक्ति सिंह जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी और सतीश प्रकाश भी मेरे साथ में थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी डिबेट में अपना बेशकीमती समय देने के लिए, बहुमूल्य वक्त देने के लिए। लेकिन अंत में इतना ही हम कहना चाहेंगे, जहां पर जाति की राजनीति होती है यूपी में, वहां पर जनता खारिज कर देती है। जहां पर बात करते हैं आप ब्राह्मण की अलग, ठाकुरों की अलग यानी राजपूतों की अलग,
ओबीसी अलग, ईबीसी अलग, दलित अलग, गैर दलित अलग, हिंदू और मुसलमान की जहां पर राजनीति होती है, यूपी में अब वक्त ये आ गया है कि मंडल और कमंडल से यूपी बहुत आगे निकल गया है। यूपी ये कहता है हमारी नौकरी की बात आप करेंगे, अगर करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो आप खारिज कर दिए जाएंगे। क्या हमारी रोटी की बात आप करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप हाशिए पर ढकेल दिए जाएंगे। क्या आप हमारी थाली की बात करेंगे, क्या आप हमारी भूख की बात करेंगे, क्या आप हमारे बच्चों की बात करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप खारिज कर दिए जाएंगे। ये यूपी की जनता सीधे कहती है। और जिस दिन नेताओं ने ये बात समझ ली, उस दिन ये जो विचार गोष्ठियां होती हैं जाति के नाम पर, ये जो सम्मेलन होते हैं जाति के नाम पर, वो भी बंद हो जाएंगे। ये यूपी वालों ने तय कर लिया है कि नहीं, 24 करोड़ की जनता है और ये साबित करके रहेगी कि अब जाति की राजनीति नहीं चाहिए। हमारी बात कीजिए, हमारी भूख की बात कीजिए, हमारी रोजी रोटी की बात कीजिए, हमारे किचन की बात कीजिए, बिजली सड़क पानी की बात कीजिए, रोटी कपड़ा मकान की बात कीजिए। और अगर आप ये बात नहीं करेंगे तो फिर सवाल तो बनता है, और जहां सवाल बनता है वहां हम ठसक के साथ डंके की चोट पर सवाल उठाते भी हैं। क्योंकि हम एक ही बात कहते हैं, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।